नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केंद्र सरकार के फाइनेंशियल अमेंडमेंट एक्ट 2017 को अवैधानिक घोषित कर दिया है। अवैधानिक घोषित करने का आधार उन्होंने आर्टिकल 19(1)A लिया है और आर्टिकल 19(1)A ये कहता है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट फंडामेंटल राइट होगा। स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट में समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन शामिल है। आपको मालूम है कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में यूपीए सरकार के टाइम पर आया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से पहले ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा पास किया गया था। वो उस समय पायलट प्रोजेक्ट की तरह था। बाद में यूपीए की गवर्नमेंट बैठी तो उनको लगा कि इसमें संशोधन करने के बजाय इसको ख़त्म कर देते हैं और अपने नाम से चिपका देते हैं। उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 अपने नाम से चिपका दिया। 2002 में जो वाजपेयी सरकार के द्वारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया था वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय पर किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 19(1)A में राइट टू इन्फॉर्मेशन शामिल है। राइट टू इन्फॉर्मेशन शामिल होने का मतलब उन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति भारत में जो चुनाव लड़ता है ये उसके लिए वो इम्पार्शियल होना चाहिए, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लोगों को होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कैंडिडेट की पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वहीं से ये पॉलिटिकल पार्टी में जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसको अपनी संपत्ति घोषित करना, उसकी अपने आय के स्रोत घोषित करना, उसके अपने पास धन घोषित करना, LIC वगैरह है उसके पास तो वो सब घोषित करना, ये सब उस समय से चल रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो चाहे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट हो, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 19(1)A के डिसीजन के बाद आया था। इसमें तमाम प्रकार के न्यूज़पेपर्स भी शामिल किए जाते हैं और न्यूज़पेपर्स का मतलब ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई एक केसेस में, इंडियन एक्सप्रेस का केस था और बहुत सारे केसेस थे जिनमें ये कहा था राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरीवन एंड इट इज़ कवर्ड इन आर्टिकल 19(1)A। इसी में आपको याद होगा कि CAB मतलब कलकत्ता क्रिकेट एसोसिएशन या क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, DD न्यूज़ का केस आया था, जिसमें देश के खिलाड़ी कहीं खेल रहे थे और देश के खिलाड़ियों का जो मैच था वो भारत में तमाम चैनलों को बेचा जाता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)A में कवर होता है। जब देश के खिलाड़ी कहीं खेल रहे हों तो देश को उनको देखने का अधिकार है, उनको समझने का, उसकी इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है। इसी के लिए कहा गया था कि DD को, यानी कि दूरदर्शन जो सरकारी चैनल है, इसको फ्री में सारे राइट देने होंगे। भारत में कोई राइट आप किसी को बेचिए लेकिन आपको DD को फ्री में राइट देने होंगे। वो चल ही रहा था। मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये सब आर्टिकल 19(1)A में था। अब सरकार ने अभी कानून पास कर दिया था। कानून ये था कि जो भी पार्टी की फंडिंग होती थी उस फंडिंग में एक 20,000 का क्राइटेरिया था, एक 10,000 का क्राइटेरिया था, एक 2,000 का क्राइटेरिया था। अलग अलग कानूनों में अलग अलग क्राइटेरिया थे कि आपको जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको 20,000 से ऊपर अगर वो लेती है किसी से तो फिर उसको सिस्टम से लेना होगा, चेक से लेना होगा, कैश नहीं ले सकते और फिर उसको डिस्क्लोज भी करना होगा कि किसने पैसा दिया। 20,000 रुपये से नीचे का आप पैसा ले सकते हैं, डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। 2,000 के नीचे कैश ले सकते हैं, 2,000 से ऊपर भाई आप चेक लेंगे। ये सब कुछ कानून हमारे पास पहले से थे। अब इसमें सरकार ने एक संशोधन कर दिया। सरकार का अपना पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज हुआ था तो सरकार का अपना पक्ष था और सरकार का अपना पक्ष ये था इसमें कि सब जो मतलब जो पैसा फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड हो जाता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पता लग जाता है और जैसे ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पता लगता है तो वो सामने वाले को हड़काने लगता है। हड़काने के बाद उससे वो भी पैसा लेकर आता है और धीरे धीरे सभी पॉलिटिकल पार्टियां उस व्यक्ति से चंदा लेती हैं, ये कहते हुए लेती हैं कि तुमने फलानी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है जिसकी जानकारी हमको है। यानी कि अगर कोई भी स्वेच्छा से किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहता है तो वो कर नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो डिस्क्लोज होगा और डिस्क्लोज होगा तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों। दूसरा ये भी है कि अगर आपने सत्तारूढ़ पार्टी को ज़्यादा क्लेम कर दिया, ज़्यादा दे दिया या फिर विपक्षियों को ज़्यादा दे दिया तो सत्तारूढ़ पार्टी उसको परेशान कर सकती है और अगर सत्तारूढ़ को ज़्यादा दे दिया और सत्ता बदल गई तो सामने जब आएगा तो वो परेशान कर सकता है। यानी कि कंपनियों के लिए, व्यक्तियों के लिए राह आसान नहीं है। ये एक मेजर प्रॉब्लम
फेस की। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा कंपनियां दे सकें, पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा खुले हृदय से लोग दे सकें और उनके ऊपर कोई कंपल्सन ना हो, वो अपनी स्वेच्छा से पैसा दें, उनको जो लगे कि देश का विकास कर रहा है, देश में काम कर रहा है, देश में पॉलिटिकल पार्टी को आवश्यकता है, करप्शन मुक्त हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे हम उठाएंगे या पॉलिटिकल पार्टी को हम फंड करेंगे और पॉलिटिकल पार्टी करप्शन ना करे, कम से कम करप्शन मुक्त देश हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां करप्शन तभी करेंगी जब उनको चुनाव लड़ने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो आप केजरीवाल को देख रहे हैं कि केजरीवाल चुनाव लड़ने के लिए, केजरीवाल अपनी जेब में थोड़ा बहुत रख रहे होंगे तो रख रहे होंगे, लेकिन केजरीवाल पूरा पैसा जो लेते रहे उसका तो तात्पर्य यही है कि उनको चुनाव लड़ना है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी आ गई कि उनको चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने पैसा लिया। ये शराब घोटाले का पैसा 330 करोड़ की एक एंट्री सामने आ गई और वो 330 करोड़ की एंट्री के आधार पर वो सामने वाले ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उनको पार्टी बनाने के लिए सहमति जता दी, ईडी ने उनको पार्टी बना लिया। तो कुल मिलाकर ये जो बात आती है, केजरीवाल का जो इतना सारा करप्शन, वो महत्वाकांक्षाएं हैं कि वो नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं कि वो पूरे देश में नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं कि वो शासन करना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक कैडर बनाना पड़ता है। वो कैडर बनाने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अब किसी की महत्वाकांक्षाएं एकदम जाग जाएं और आप फंडिंग की भी व्यवस्था ना हो तो क्या करेगा? तो फिर वो करप्शन करता है। या फिर भारतीय जनता पार्टी जो 1951 में बनी, उसको पहली बार सत्ता में पार्टिसिपेट करने में 27 साल लगे, दूसरी बार सत्ता में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको 18 साल लगे और तीसरी बार फिर उनको 10 साल लगे। यानी कि टोटल फुल फ्लैश सरकार आने के लिए उनको 60 वर्ष 64 वर्ष लग गए। आप सोचिए कि 64 वर्ष जिस पार्टी को लगे हों, करप्शन न करने वाली पार्टी को धीरे धीरे बेस बढ़ाएगी, लोगों को जोड़ेगी और तब अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएगी। कांग्रेस को भी 60 वर्ष लगे थे, हालांकि कांग्रेस को उस समय की अंग्रेजी सरकार ने इस्टेब्लिश किया था, उनकी ही फंडिंग हुआ करती थी। इस बात को लेकर ये भी सामने आया था कि वो सेफ्टी वॉल्व है अंग्रेज सरकार का, और इस बात को लेकर कांग्रेस के 2 धड़े भी हो गए थे। उसमें जब 2 धड़े हो गए तो लाला लाजपत राय ने कहा कि तुम सेफ्टी वाल्व का काम करते हो, हम देश में जो आंदोलन खड़ा करते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेज उसको डिफ्यूज़ कर देता है और कांग्रेस स्वयं पिछलग्गू बनकर चल देती, इसलिए गरम दल और नरम दल हो गया था। फिर भी जो नरम दल था वही हावी हुआ और 1947 में उस नरम दल ने सरकार बनाई, अंग्रेज उनको ही सत्ता दे गए थे। तो कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा या उसको मेहनत करनी पड़ी हो, ऐसा नहीं है। वो एक आंदोलन था जो अंग्रेज ने खड़ा किया था, जनता उसमें बेवकूफ़ बनी हुई थी, जनता कांग्रेस के लिए काम कर रही थी, वो अलग बात है। हालांकि बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे थे, तो कांग्रेस का गरम दल खैर कर भी रहा था, ये सब कुछ चल रहा था। तो उस कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ या कैडर खड़ा हुआ, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसको 64 वर्ष लगे और अभी भी दक्षिण भारत में पूरा स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी खाते भी खुलने में समय लग रहा है, वहां सही से खाते भी नहीं खुल पाए। तो आप सोच लीजिए कि कितना काम करना पड़ता है। लेकिन अगर फंडिंग की व्यवस्था पारदर्शी फंडिंग की व्यवस्था ना हो तो ऐसी सिचुएशन में केजरीवाल अगर बढ़ना चाहेंगे तो करप्शन करेंगे, करप्शन करते हैं तो जेल में चले जाते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टियां करप्शन ना करें, सबसे पहला उद्देश्य अगर कुछ देश को सुधारना है तो ये करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टियां करप्शन मुक्त हो जाएं। अब करप्शन मुक्त अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो सिस्टम भी नहीं होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी 1000 रुपये गलत तरीके से कमाएगी तो आप समझ लीजिए 10,000 रुपये सिस्टम कमाता है। सिस्टम जो वसूली करता है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वसूली करती है, उसका केवल 10 से 15% ही जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास जाता है। आप समझ लीजिए, तो करप्शन आप कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। करप्शन ख़त्म करने के लिए यूएस मॉडल पर जाना पड़ेगा। यूएस मॉडल में सरकारी खर्चे से चुनाव होता है, सरकारी खर्चे से वहाँ स्टेज सजाए जाते हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आपस में खड़े होते हैं, पब्लिक क्वेश्चन बनाती है, उन क्वेश्चंस के उनको आंसर देने पड़ते हैं। उससे पहले पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चुनाव करना पड़ता है और पॉलिटिकल पार्टी अपना लीडर चुनती है। वो लीडर फिर राष्ट्र में, देश में दोनों पार्टियां आमने सामने खड़े होकर करती हैं। इसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है।
अब आप समझ लीजिए, सरकार अगर खर्चा उठाती है तो वहाँ अगर जो राष्ट्रपति है वो चला गया, घर आप आराम से रहता है, और जो नया है उसके पास पैसे नहीं है तो भी वो चुनाव लड़ सकता है। जनता में अगर उसके लिए विश्वास है तो वो चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि सारा सिस्टम फेयर है। हालांकि वो भी सिस्टम पूर्ण रूप से फेयर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सरकारी खर्चे के अलावा इन्फ्लुएंस में तो लेती ही होंगी, लेकिन फिर भी पकड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसमें वो खुलकर खेल नहीं खेल पाती। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टी भी जो कैंडिडेट टिकट मांगना चाहता है उससे पैसे लेने के लिए आतुर रहती है और कहती है भाई राष्ट्रीय नेताओं का प्रवास लगेगा, देश भर में खर्चा आता, वो कौन उठाएगा, आप ही चुनाव लड़ेंगे। अब जो व्यक्ति चुनाव पैसे से लड़कर आएगा, जो अपना खेत बेचकर चुनाव लड़ेगा, जो पैसा उधार लेकर चुनाव लड़ेगा, जो मार्केट से पैसा उठाकर चुनाव लड़ेगा, उसको पैसा वापस भी करना है। सैलरियाँ बहुत कम होती हैं, कभी पहले तो बहुत बहुत मिनिमम में होता था, तो फिर उसको अलॉटेड फंड में से वो पैसा कमीशन लेता है, वो तमाम तरह के काम सरकारी मशीनरी से करता है, उसका पैसा लेता है। यानी कि करप्शन कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया, फाइनेंस एक्ट 2017 उसको कहा गया। उसने 4 कानूनों में संशोधन किया। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन किया, कंपनीज एक्ट में संशोधन किया, इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया, और उसने संशोधन किया ये खुद फाइनेंस एक्ट में। अब इतने सारे कानूनों में संशोधन करके ये एक व्यवस्था दी कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स निकाले जाएं। इलेक्टोरल बॉन्ड सीक्रेट पेपर होगा, जिसको जो देना है, किसी को भी देना है, वो एक पार्टिकुलर शेड्यूल्ड बैंक जो केंद्र सरकार नियुक्त कर देगी, उसने एसबीआई बना दिया था, एसबीआई के पास जाए, पैसे जमा करे और वो बॉन्ड ले ले। पैसे जमा करने के लिए वो वहाँ पर चेक से पैसा देगा, कैश कितने तक दे सकता है, कितने के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कैश में खरीद सकता है, कितने के चेक में खरीद सकता है, उसका आधार कार्ड वहाँ पर लगेगा, ये सारी व्यवस्थाएं उसने कर दी। अब वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो वो वहाँ बैंक से खरीद कर लाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, वो जो खरीद कर लाएगा वो बियरर बॉन्ड होगा। बियरर बॉन्ड वो जाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहता है, उस पॉलिटिकल पार्टी को दे दे। उस पॉलिटिकल पार्टी के पास जब वो जाएगा तो उसका बॉन्ड का एक नंबर होगा, पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिन के अंदर उसको कैश करवाना होगा, मतलब अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना होगा। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का जो फंडिंग है वो नंबर 1 में होगी। और इसके अतिरिक्त जब चूंकि जो बॉन्ड खरीदने जा रहा है वो चेक से बॉन्ड खरीदेगा, जो बॉन्ड खरीदने जा रहा है वो एक सिस्टम से बॉन्ड खरीदेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा। उसके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा तो इनकम टैक्स जिस समय भर रहा होगा उस इनकम टैक्स के सिस्टम में आ जाएगा। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में पॉलिटिकल पार्टी को फंड लेने का अधिकार होगा, व्यक्ति को नहीं होगा। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी उसके पास फंड आएगा उसके आधार पर अपने कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट खड़े करेगा और अच्छे कैंडिडेटों को निकाल कर लाएगा। इसमें किसी को ये पता नहीं लग पाएगा कि पैसा किसने दिया, कितना दिया। यानी कि जो दान करना चाहता है वो गुप्त रूप से दान कर सकता है और पॉलिटिकल पार्टी में भी किसी को पता नहीं होगा कि इसमें कौन लेकर आया, लेकिन सिस्टम में पता होगा। सिस्टम को मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बैंक के सामने आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इलेक्टोरल जब रिटर्न आप भरेंगे तो इलेक्शन कमीशन के सामने आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इतना मतलब सिस्टम के अंदर होगा, आम आदमी उसको नहीं जान पाएगा कि इनकी फंडिंग कहाँ से होती जा रही है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं समझ पाएगी कि फंडिंग कहाँ से होती जा रही है, ताकि कोई किसी को परेशान न करे और जो धन है कोई भी देना चाहता है वो धन अपने सीक्रेटली दे ले, उसकी इच्छा हो दे, ना इच्छा हो ना दे। ये व्यवस्था उन्होंने करी थी। हाँ, इसके साथ पहले से ही व्यवस्था थी, कंपनियां इसमें इन्वेस्टमेंट कर मतलब कंपनियां डोनेशन दे सकती हैं। कंपनियां जो गवर्नमेंट कंपनियां नहीं हैं या जो कंपनियां 3 साल से जिनकी आयु ज़्यादा नहीं हुई है वो कंपनियां नहीं दे सकती। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं दे सकती और नई कंपनियां नहीं दे सकती। 3 साल से ऊपर की कंपनियां दे सकती हैं। 3 साल से ऊपर की कंपनी को भी ये कंप्लायंस पहले किया गया था कि अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती। प्रॉफिट का 7.5% और पिछले 3 साल का प्रॉफिट, यानी कि अगर पिछले 2 साल से कोई फंड नहीं कर रहा है तो इस साल वो फंड करना चाहता है तो 22.5% तक वो फंडिंग कर सकता है 3 साल के प्रॉफिट के बराबर, यानी कि 7.5% प्रॉफिट के हिसाब से। अब सवाल यहाँ पर आता है 22.5% कह लो या 7.5% ईच के हिसाब से निकाल लो, इतना मैक्सिमम फंड कर सकता है। उस समय भी क्लैरिटी नहीं थी कि वो पब्लिक कंपनियां हों या प्राइवेट कंपनियां हों।
हालांकि मेरा मानना यह है पब्लिक कंपनियों को ऐसी छूट नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक कंपनियां शेयर्स पर चलती हैं, आम आदमी का पैसा लगता है, आम आदमी का पैसा कोई कैसे निर्णय ले सकता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो पार्टनरशिप फर्म की तरह काम करती हैं, जो प्रोप्राइटरी फंड की तरह प्रोप्राइटरी कंपनियों की तरह काम करती हैं, उनको अधिकार दिया जाना चाहिए कि भाई अगर कोई प्राइवेट कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वो खर्च करना चाहती है तो वो कर सकती है, किसी को क्या समस्या है। केंद्र सरकार ने 2017 का जो संशोधन किया, यानी कि पार्लियामेंट से जो संशोधन हुआ 2017 में फाइनेंस एक्ट में, उसमें ये संशोधन कर दिया है कि कंपनियां 7.5% की रिस्ट्रिक्शन हटा दी और कंपनियां जितना चाहें वो कर सकती हैं, केवल गवर्नमेंट कंपनी का फंड नहीं हो सकता और 3 साल से कम उम्र की कंपनी का फंड नहीं हो सकता। इतना व्यवस्था केंद्र सरकार ने उसमें कर दी थी और सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था कर दी थी। ये कह दिया था उसमें कि 2000 की जो रिस्ट्रिक्शन है, जो 10,000 की रिस्ट्रिक्शन है या जो 20,000 की रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन उन पर लागू नहीं होगी जो इलेक्टोरल बॉन्ड देना चाहते हैं, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनलिमिटेड अमाउंट का दिया जा सकता है और कोई भी कंपनी अनलिमिटेड पैसा दे सकती है। ये केंद्र सरकार ने उस समय संशोधन किया। जब ये चैलेंज हुआ तो पहले 3 जजों की बेंच में गया था, उन्होंने उस पर एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था और 5 जजों की बेंच की तरफ ट्रांसफर कर दिया था। ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई हुआ करते थे, उन्होंने इसको फॉरवर्ड किया था। जब ये मामला गया तो इसमें चैलेंज करने वालों ने ये कहा कि साहब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, लोगों को पता होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग कौन कर रहा है और कैसे आ रही है। तो ये जो सीक्रेट फंडिंग है, जिसको वो कह रहे हैं कि भाई सीक्रेट फंडिंग इसलिए क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां कूद कर उसको ले लेती हैं और वैमनस्यता निकालती हैं, तो सीक्रेट फंडिंग नहीं होनी चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि सामने वाला को फंड कौन कर रहा है। खासतौर से कांग्रेस गई थी, सीपीआई गई थी और दूसरे लोग गए थे। इन्होंने ये कहा था कि साहब रूलिंग पार्टी को इसका लाभ होगा क्योंकि लोग रूलिंग पार्टी को देंगे, और इनका ये भी कहना था कि रूलिंग पार्टी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगी अगर किसी और को फंडिंग की जाएगी, इसलिए रूलिंग पार्टी मिसयूज कर सकती है। लेकिन साथ में इन्होंने कहा कि साहब सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। दूसरी बात, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का उल्लंघन होगा, आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन होगा, पॉलिटिकल पार्टी के लिए तमाम तरह की पहले से रूलिंग है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि कंपनियों के अनलिमिटेड जो राइट दे रखे हैं कि भाई वो कितना भी कर सकते हैं फंडिंग, उससे शेल कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऐसे मामलों में शेल कंपनियां खोलेगा, तब दुनिया भर के करप्शन का पैसा शेल कंपनियों में लगाएगा, शेल कंपनियों के माध्यम से बॉन्ड खरीदेगा, बॉन्ड खरीद कर वो पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा और शेल कंपनी बंद कर देगा। इसके लिए चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को सुनने के बाद उन्होंने ये बात स्वीकार की कि आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन है, क्योंकि ये सीक्रेट नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग का पता सबको होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से आ रही है, कहाँ से पैसा दे रहा है, कौन सी कंपनी पैसा दे रही है, कौन सा व्यक्ति के पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, ये सब कुछ डिस्क्लोज होना चाहिए, ये सब ओपन होना चाहिए। इससे जो इम्पार्शियलिटी है वो उसको बढ़ावा मिलेगा, ये इम्पार्शियलिटी को बढ़ावा मिलेगा और पार्शियलिटी कम हो जाएगी। इससे लोग फ्री जो इलेक्टोरल बॉन्डिंग है, जो इलेक्टोरल वोट पड़ता है, उसको ये पता होना चाहिए कि आखिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे कौन है, उसकी फंडिंग कौन कर रहा है। बात उनकी भी जायज़ थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 आर्गूमेंट्स पर कि कंपनी को अनलिमिटेड नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि ये शेल कंपनियों को बढ़ावा देगा। दूसरा उन्होंने कहा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट या फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 या फिर आर्टिकल 19(1) जिसमें कि इंफॉर्मेशन पब्लिक इन्फॉर्मेशन देने का कहा गया है, राइट है, फंडामेंटल राइट है, इनका उल्लंघन होता है, अतः ये संशोधन नहीं स्वीकार है। हालांकि जब ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि साहब इसके पीछे इम्पार्शियलिटी को ख़त्म करना, को बढ़ावा देना और पार्शियलिटी को ख़त्म करना है और लोगों के ऊपर अनुचित पॉलिटिकल पार्टियां दबाव ना बनाएं, इसके लिए है, और करप्शन को रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा करप्शन को रोकने के और भी तरीके हो सकते हैं, ये तरीका करप्शन को रोकने का नहीं है, ये करप्शन को रोकने के अलावा बढ़ावा भी दे सकता है, इसलिए ये संवैधानिक संशोधन असंवैधानिक है, यानी कि ये रिफॉर्म असंवैधानिक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन से अनुमति नहीं दी जा सकती। ये कहते हुए 2017 के संशोधन को अवैधानिक घोषित किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।